गोरी परी और काली परी की कहानी। एक बार की बात है जब सोनपुर नामक गांव में लोगों के साथ साथ परियां भी रहती थी। परियों का आम लोगों में रहना मामूली बात थी, परंतु साथ में रहने वाले लोगों को परियों की जादुई शक्तियों का कोई अनुमान ही नहीं था और ना ही उन्हें कोई लालच था। पर यहाँ जब भी लोगों की मदद करती थी तो उन पर कभी एहसान नहीं जताती थी। इस गाँव में सावित्री का एक परिवार भी रहता था। सावित्री की एक बेटी थी कविता और वो अपने पति सुमित के साथ रहती थी। सावित्री का परिवार छोटा परिवार था। घर में इतना काम होता नहीं था, जिस वजह से वो पूरा दिन खाली ही बैठी रहती थी। उसके मन में अजीब गरीब ख्याल आते थे। हे भगवान, ये तूने कैसी दुनिया बनाई है। खाने को मुंह तो दे दिया, परंतु खाने के लिए इतनी मेहनत करवाता है। जिंदगी में ऐसा हो पाता है, इंसान को बिना मेहनत किए ही खाना मिल जाता तो कितना अच्छा होता। सावित्री को ये सारी बातें कहते कहते उसकी बेटी कविता सुन रही होती है और वो अपनी माँ से कहती है, माँ, आप यही क्या सब सोचती रहती हो? क्या आपको नहीं पता मनुष्य को काम करना बहुत जरूरी है। अगर वो कुछ करेगा नहीं तो आलसी हो जाएगा और उसे बहुत सारी बीमारियां लग जाएगी। इस वजह से भगवान ने हमें ऐसा बनाया है। भगवान को दोष क्यों देती रहती हो? अरे बेटी, तू नहीं जानती, इस पेट को पालने के लिए तेरे पिताजी को कितनी मेहनत करनी पड़ती है और कुछ लोग तो बिना मेहनत किए ही बहुत अच्छा खाते हैं। माँ, वो सब इसीलिए है क्योंकि उन्होंने अपने कर्मों की सजा और कर्म पहले ही कर लिए हैं, इसीलिए अब उनके जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा है। देखना, एक दिन हमारा जीवन भी बहुत अच्छा होगा। मैं भी बस उसी दिन का इंतजार कर रही हूँ जब हम पूरा परिवार हंसी खुशी से एक साथ रहेंगे और किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। खैर, अभी मैं जाकर पड़ोस वाली विनीता भाभी से बात करती हूँ। कविता की माँ घर के सारे काम जल्दी जल्दी खत्म कर लेती थी। उसके बाद पड़ोस की औरतों से बातें किया करती थी। इसी तरह शाम हो जाती और शाम को घर आकर वो सबके लिए खाना बनाती थी। सुमित जब घर वापस आता था तो सभी लोग एक साथ बैठकर खाना खाते थे। कविता के घर के बगल में ही दो परियों के घर थे। एक घर में काली परी रहती थी और दूसरे में गोरी परी रहती थी। काली परी स्वभाव की बहुत अच्छी थी। उसका दिल बहुत साफ था, परंतु रंग काले होने की वजह से कोई उसे जल्दी से बात नहीं करता था। केवल मतलब के लिए ही सब उसके पास आते थे। दूसरी तरफ गोरी परी देखने में तो बहुत सुंदर थी, लेकिन उसके विचार बहुत ही ज्यादा खराब थे। वो दूसरों का कभी भला चाहती ही नहीं थी। वो अपनी सुंदरता पर बहुत ज्यादा घमंड भी करती थी और कभी किसी से ठीक से बात नहीं करती। परंतु फिर भी जब भी लोगों को किसी मदद की जरूरत होती तो वो गोरी परी के पास ही जाते थे। इसी तरह समय बीत रहा होता है और लोग काली परी की इज्जत कम करते हैं और गोरी परी को ज्यादा इज्जत देते हैं, जिस वजह से गोरी परी का घमंड बढ़ता ही चला जा रहा था और काली परी उदास रहने लगी थी। इस गांव के लोग कितने नेक दिल और भले इंसान हैं। ये गोरी परी उनकी बिल्कुल इज्जत नहीं करती और उनका फायदा उठाती है। अब मैं इन लोगों को कैसे समझाऊं? मैं उनके लिए कितना भी कर लूं, ये मुझे कभी भी अहमियत नहीं देते, पर मैं उनका कभी बुरा नहीं करूंगी। भगवान ने मुझे जो कुछ भी दिया है, मुझे सब कुछ बहुत पसंद आया है। लोग मेरी इतनी इज्जत करते हैं, मेरा इतना सम्मान करते हैं, मुझे इतना खूबसूरत बनाया है। सभी लोग मेरी तारीफ करते हैं। आखिर मैं हूँ इतनी खूबसूरत। मैं लोगों से अपने लिए एक बहुत ही खूबसूरत सा महल बनवाऊंगी जिसमें मैं बहुत आराम से रहूंगी। गोरी परी अपने मन में मीठे मीठे खाली पकवान बना रही होती है, क्योंकि गोरी और काली परी दोनों बहनें थे, परंतु दोनों का रंग अलग होने की वजह से वो दोनों अलग अलग रहते थे। दोनों बहनों का जन्मदिन पास आ रहा था और गांव वाले ये अच्छे से जानते थे। माँ, आपको पता है जो हमारे पड़ोस में गोरी परी और काली परी रहती है ना, उनका जन्मदिन आ रहा है। क्या आपने सोचा है आप उन्हें क्या देंगी? हाँ बेटा, मुझे पता है, इसीलिए देख रही हूँ। मैंने ये 2000 की साड़ी खरीदी है जो मैं गोरी परी को दूंगी और ये 200 रुपए की साड़ी खरीदी है जो मैं काली परी को दूंगी। पर माँ, इतना भेदभाव क्यों? आखिर दोनों परियां गांव में लोगों की मदद करती है, फिर आप ऐसा उनके साथ क्यों कर रही हैं? ये तो बहुत गलत है ना। अरे बेटा, तू कुछ नहीं जानती। ये जो काली परी है ना, ये बहुत गरीब है, ये हमें कुछ नहीं दे पाएगी। और ये जो गोरी परी है ना, ये बहुत अमीर है, ये हमें एक दिन में माला माल कर सकती है। इसीलिए मैं ये महंगी साड़ी देना चाहती हूँ। नहीं माँ, आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। गाँव वाले तो सभी लोग पागल हो गए हैं। परंतु क्या आप भी? सभी गाँव वाले दोनों परियों के जन्मदिन की तैयारी कर लेते हैं। गांव के सभी लोग मिलकर गोरी परी के लिए एक सुंदर सा महल खड़ा करवा देते हैं और काली परी के लिए एक छोटी सी झोपड़ी बनवाते हैं। अगले ही दिन दोनों परियों का जन्मदिन था। जब दोनों परियां सुबह उठती है तो काली परी देखती है उसके लिए गांव वालों ने बहुत मेहनत करके एक सुंदर सी झोपड़ी बनाकर तैयार की। ये देखकर काली परी बहुत खुश हो जाती है। दूसरी तरफ गोरी परी अपने लिए इतना बड़ा महल देखकर जरा भी खुश नहीं होती और वो महल के अंदर जाकर अपनी जादुई शक्तियों से सजावट करती है और अपने जन्मदिन पर बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे लोगों को बुलाती है और गांव के लोगों को ही नहीं बुलाती
पार्टी खत्म हो जाती है और परी वापस अपने कमरे में सो जाती है। वहीं दूसरी तरफ काली परी अपने हाथों से स्वादिष्ट भोजन बनाकर गांव में सभी लोगों के लिए भंडारा करती है और वो भंडारा खाकर सभी लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं। देख भाई लोग, तुमने जिसके लिए मेहनत कड़ी करके पैसा खर्च करके इतना सुंदर महल बनवाया, उसने तो हमें अपने जन्मदिन पर बुलाया भी नहीं और इसके लिए हमने कुछ भी नहीं किया, बस एक मामूली सी झोपड़ी बना दी। उसने इतनी मेहनत से ये भोजन बनाया और हमें खिलाया। हाँ हाँ भाई साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हम तो बेवजह ही सूरज पर मरे जा रहे थे। हमने कभी भी काली परी को सम्मान नहीं दिया ना, उनकी इज्जत भी नहीं की, फिर भी उसने हमारे लिए इतना कुछ किया और इसके लिए हम इतना कर रहे थे, उसने हमारे लिए आज तक कुछ नहीं किया। देखा जाए तो असली महल की हकदार तो हमारी काली परी है। देखा माँ, आज आपको समझ आ गया होगा। हमें लोगों को कभी भी उसकी सूरत से नहीं परखना चाहिए, हमें उसका दिल देखना चाहिए। आज आपके पास इतना कुछ भी है, इस गांव वाले जितने भी खुश हैं, वो सब काली परी की वजह से। कभी भी गोरी परी ने हम लोगों के लिए कुछ नहीं किया, उसने केवल हम लोगों का फायदा ही उठाया है। सभी गांव वाले आपस में बातें करते हैं और ये फैसला करते हैं अब काली परी को अपने द्वारा बनाया गया महल देंगे और गोरी परी को झोपड़ी में रहना होगा। इसके बाद सभी लोग महल जाते हैं और गोरी परी को महल से बाहर निकाल देते हैं। सुनो गौरी परी, तुम्हें इस महल को खाली करना होगा। हम ये महल काली परी को देना चाहते हैं। काली परी हमेशा हमारी मदद करती है और उसने आज तक हमेशा हमारी रक्षा की। तुमने सिर्फ अपनी सुंदरता पर ध्यान दिया और अपना काम हमसे करवाया, परंतु अब ऐसा नहीं होगा। लगता है तुम सभी गांव वाले पागल हो गए हो। तुम इस परी का मुकाबला मुझसे करवाना चाहते हो। ये मेरे आगे कुछ नहीं है। देखो, जो कुछ भी हो, हम कुछ नहीं जानते हैं। अभी के अभी हमारा दिया हुआ ये महल खाली करना होगा तुम्हें। अच्छा, तो तुम अब मुझसे लड़ाई करना चाहते हो? तुम जानते हो ना, मैं तुम्हें अपनी जादुई शक्तियों से अभी के अभी खत्म कर सकती हूँ। तुम्हारी भलाई इसी में है। तुम सभी लोग अपने अपने घर वापस लौट जाओ। नहीं नहीं, हम यहाँ से वापस नहीं जाएंगे। गाँव वालों के बयान सुनने के बाद गोरी परी को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी छोटी सी लोगों के ऊपर वार करती है। तभी काली परी लोगों को गोरी परी के वार से बचा लेती है और गोरी परी को मजा चढ़ाने के लिए उस पर बिजली के झटके देती है। गोरी परी बिजली का झटका खाकर रोने लगती है। अरे अरे, मुझे माफ कर दो, ये बिजली का झटका देना बंद करो, मुझे तकलीफ हो रही है। तुम जहाँ कहोगे मैं वहाँ रह लूंगी, मुझे माफ कर दो। गाँव वालों में अपनी सुंदरता पर ज्यादा घमंड कर रही थी। तुम जहाँ कहोगे मैं वहाँ रहने के लिए तैयार हूँ, बस मुझे माफ कर दो। इसके बाद काली परी गोरी परी को झोपड़ी में रहने के लिए भेज देती है और काली परी पूरी गांव वालों के बनाए हुए महल में रहने लगती है। इसके बाद सभी लोग काली परी की बहुत इज्जत करने लगते हैं और काली परी का जन्मदिन धूमधाम से मनाते हैं। दूसरी तरफ गोरी परी को अपने किए का पछतावा होने लगता है और वो काली परी और गांव के लोगों से माफी मांगती है। उसके बाद दोनों बहनें हंसी खुशी से एक ही घर में रहने लगती है और गांव में सभी लोगों की मदद करती है। इस तरह दोनों बहनों की लड़ाई खत्म हो जाती है और गांव वालों को अच्छी सुख सुविधा भी मिल जाती है। काली गरीब बहन वर्सेस गोरी अमीर बहन। दो बहनें रहती थी, सुंदरी और सलोनी। सुंदरी काफी ज्यादा सुंदर थी, उसे अपनी सुंदरता पर बहुत ही घमंड था। वही सलोनी सीधी और काली थी, जिस वजह से सलोनी की शादी एक गरीब घर में हुई और सुंदरी की शादी एक बहुत ही अमीर घर में हुई। सुंदरी को अपने ऊपर पहले से ही बहुत ही घमंड था। शादी के बाद तो उसे अपने दौलत पर और भी बहुत ज्यादा घमंड होने लगा। दोनों बहनें एक ही गांव में रहती थी, इसलिए जब कभी भी सुंदरी को सलोनी मिलती तो वो उसे नीचा दिखाने का एक भी मौका नहीं छोड़ती थी। अरे ओ काली सलोनी, तू इधर पैदल पैदल कहाँ जा रही है? वैसे तुझे पता है आज मेरे पति ने मुझे डायमंड का नेकलेस गिफ्ट में दिया है और तो और वो तेरे घर के आगे वाला जो खाली प्लॉट है ना, उसे भी हम खरीद रहे हैं। वैसे तुझे तेरे पति ने क्या गिफ्ट दिया? मैं भी क्या ही पूछ रही हूँ, क्या ही दिया होगा बेचारा। तुम्हें 2 टाइम का सही से खाना खिला दे, यही उसके लिए बहुत होता होगा। क्यों, सही कहा ना? ये सुनकर सलोनी को बहुत ही दुख होता है, लेकिन वो मन ममोस कर अपना गुस्सा कंट्रोल कर वहाँ से चुपचाप चली जाती है। सलोनी की गृहस्थी जीवन बहुत ही तंगी में गुजर रही थी। उसके पति की नौकरी छूट गई थी। उनके घर मुश्किल से ही 2 वक्त की रोटी जुट पाती थी। हे भगवान, आज 2 दिन हो गए, इन्हें कहीं भी काम नहीं मिला। घर पर राशन का एक दाना तक नहीं है। अब मैं खाना कैसे बनाऊंगी? एक काम करती हूँ, सुंदरी के यहाँ से मदद मांग कर देखती हूँ, शायद वहाँ से मुझे थोड़ी मदद मिल जाए। ऐसा सोचकर वो सुंदरी के घर जाती है। सुंदरी बहन, आज 2 दिनों से हमारे घर का चूल्हा नहीं जला, इनकी नौकरी भी चली गई है। तो मुझे कुछ पैसे उधार दे दो, मैं वादा करती हूँ मैं जल्दी ही उन्हें लौटा दूंगी।
अरे मैंने तुम्हें थोड़ा अपनी अमीरी के बारे में क्या ही बता दिया, तुम तो मेरे पीछे पड़ गई। खैर तुमने आने में थोड़ी देर कर दी। सुबह सुबह ही मेरे पति सारे पैसे लेकर जमीन लिखवाने के लिए चले गए हैं। इस वक्त घर में एक भी पैसा नहीं है। यह सुनकर सलोनी निराश होकर वहाँ से अपने भाई और भाभी के घर जाती है। मुझे पक्का यकीन है इस वक्त भैया मेरी मदद जरूर करेंगे। लेकिन जब वो अपने मायके जाती है तो उसे उसका भाई घर पर नहीं मिलता है। भाभी कैसी हो? और भैया कहीं नजर नहीं आ रहे, भैया कहाँ हैं? वो घर पर नहीं है, वो कुछ काम से गांव से बाहर गए हैं। क्या बात है, आज कैसे अचानक से आ गई? क्या बताऊं भाभी, मेरे घर के हालात बहुत ही खराब हैं। 2 दिनों से हमारे घर में चूल्हा नहीं जला। तो इसमें हम भला क्या कर सकते हैं? हमारे पास कोई पैसों का पेड़ थोड़ी है जिससे हम पैसे तोड़कर तुम्हें दे दे। अरे हमारे घर की हालत भी वैसी ही है। और कोई काम है तो बताओ। नहीं नहीं भाभी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इतना बोलकर सलोनी वहाँ से जाने लगती है। तभी रास्ते में उसे एक बूढ़ी महिला दिखती है। अरे बेटी जरा इधर आओ, मेरी मदद करो। जी अम्मा कहिए। अरे बेटी जरा इस कुएं से पानी भरकर मुझ बुढ़िया को पिला दो, मुझे बहुत प्यास लगी है। जी अम्मा। उसके बाद सलोनी उस कुएं से पानी भरकर उस बूढ़ी महिला को पिलाती है और उसके पास रखे मटके में भी पानी भर देती है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटी, भगवान तुम्हें सदा सुखी रखे। धूप और प्यास के मारे चक्कर आ गया था, अब मैं आसानी से घर जा सकती हूँ। अम्मा आप इस अवस्था में इस पानी के मटके को लेकर कैसे जाएंगे? अम्मा लाइए ये मटका मुझे दे दीजिए, मैं आपको आपके घर तक छोड़ देती हूँ। उसके बाद सलोनी उस बूढ़ी महिला का मटका लेकर उसके घर तक पहुँचा देती है। अम्मा आप यहाँ रहती हैं? अम्मा यहाँ इतना सारा घड़ा ये किस लिए रखा है? ये तो बस तुम जैसे मुसाफिरों के लिए ही है बेटी। बेटी तू भी इन घरों में से एक घड़ा अपने लिए ले जा। नहीं अम्मा, मुझे इन घरों की आवश्यकता नहीं है। धन्यवाद अम्मा, अब मैं चलती हूँ। अरे बेटी अभी तो तुझे काफी दूर जाना है, तू ये घड़ा ले जा, इसमें कुछ अनाज है, घर जाकर इसे ही बनाकर खा लेना। ले जा बेटी। ठीक है, शुक्रिया अम्मा। उसके बाद सलोनी उस बूढ़ी अम्मा से विदा लेकर अपने घर आ जाती है। अरे सलोनी क्या हुआ, तुम तो अपने भैया के घर गई थी, कुछ मदद मिला? नहीं जी, भैया तो नहीं मिले, लेकिन हाँ एक बूढ़ी अम्मा ने अनाज से भरा एक मटका दिया है, मैं उसे ही पका देती हूँ। उसके बाद सलोनी जैसे उस घड़ा को देखती है उसकी तो आंखें फटी की फटी रह जाती है। अजी जल्दी इधर आइए, ये देखिए ये घड़ा तो सोने के मोहरों से भरा हुआ है। ये तो सच में सोने की असली मोहरे हैं। अरे भाग्यवान, अब तो हमारे सारे दुख दूर होने वाले हैं। उसके बाद वो दोनों उन सोनों को बेचकर अपना काफी अच्छा घर बनाते हैं और खूब सारा खेत भी खरीदते हैं और उसमें खूब मेहनत करने लगते हैं, जिससे वो बहुत ही जल्दी बहुत ही अमीर हो जाते हैं। सलोनी की तरक्की देखकर सुंदरी को बहुत ही जलन होती है। एक दिन सुंदरी का पति उससे कहता है, अरे सुंदरी, तुम्हारी बहन की कोई लॉटरी लगी है क्या? अचानक से वो भिखारी से इतने अमीर कैसे हो गए? यही सोच सोच कर तो मैं भी हैरान हूँ जी। अभी कुछ दिन पहले ही तो वो हमारे घर पैसे मांगने आई थी, दाने दाने को तरस रही थी, फिर अचानक से ऐसा क्या हुआ कि आज वो हमसे भी ज्यादा अमीर हो गई? सुंदरी, मैंने कुछ महीने पहले तुम्हारी बहन को तुम्हारे मायके जाते हुए देखा था, शायद तुम्हारे भैया भाभी ने उसकी मदद की है। हाँ, फिर तो पक्का वो सारा धन मायके से ही लेकर आई होगी। ये क्या बात हुई? अरे तुम्हारा भाई कैसा है? वो सारा धन एक को ही दे दिया और तुम्हें कुछ नहीं दिया। आखिर तुम भी तो उसकी बहन हो, तो दोनों बहनों को बराबर देना चाहिए ना। तुमने बिल्कुल सही कहा जी। हम कल सुबह ही भैया के घर जाएंगे और वहाँ से उस काली सलोनी से भी ज्यादा धन लेकर आएंगे। उसके बाद दोनों पति पत्नी सुबह होते ही अपने ससुराल की तरफ निकल जाते हैं। तभी उन्हें रास्ते में कुएं के पास वही बूढ़ी औरत मिलती है। बेटी मेरी मदद करो बेटी, मैं काफी ज्यादा बूढ़ी और बीमार हूँ, मुझे बहुत प्यास लगी है और ये बूढ़ा शरीर इस कुएं से पानी नहीं खींच सकता,
मेरी मदद करो। अरे तो क्या, मैंने तुम्हें बुढ़िया होने के लिए कहा था। अरे पानी पीकर ही क्या करोगी? मेरी मानो तो अब तुम्हें मर जाना चाहिए। क्यों जिंदा रहकर इस बूढ़े शरीर को और ज्यादा कष्ट देना चाहती हो? इतना बोलकर सुंदरी हंसने लगती है। अरे सुंदरी, जाने दो, कहाँ इस बुढ़िया के चक्कर में अपना समय खराब कर रही हो। चलो यहाँ से, हमें देर हो रही है। हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। और बुढ़िया, हमारे पास तुम्हारे इन फालतू के काम के लिए समय नहीं है। किसी और से जाकर मदद मांगो। चलो अब निकलो यहाँ से। इतना बोलकर दोनों पति पत्नी आगे बढ़ जाते हैं और घर पहुंचकर सुंदरी अपने भैया से कहती है, भैया मैंने सुना है कुछ दिनों पहले सलोनी यहाँ आई थी। हाँ सुंदरी, आई तो थी, लेकिन उस वक्त मैं घर पे नहीं था। भाभी, तो क्या आपने उसे इतना सब धन दिया है? क्या बोल रही हो सुंदरी? अरे हमारे पास खुद ही धन होगा तभी तो हम उसे देंगे ना। हमने उसे कुछ नहीं दिया। अच्छा ठीक है भाभी, अब मैं चलती हूँ। वो यहाँ से गुजर रही थी तो सोचा आप सबसे भी मिलती चलूं। अब चलती हूँ। उसके बाद सुंदरी और उसका पति वहाँ से जाने लगता है। अजी, आखिर हमने कुछ नहीं दिया, भैया भाभी ने कुछ नहीं दिया, फिर उसके पास इतना सारा धन आया कहाँ से? वही तो मैं भी सोच रहा हूँ भाग्यवान। हे भगवान, धूप में चल चल कर मेरा गला भी सूख रहा है। मुझे बहुत तेज प्यास लग रही है जी। तुम्हें अगर इतनी ही प्यास लगी थी तो अपने भैया के घर पानी पी लेना चाहिए था ना। अब मैं पानी कहाँ से लेके आऊँ? वो देखिए जी, वहाँ एक झोपड़ी दिखाई दे रही है। चलिए उनसे चलकर पानी मांगते हैं। वो जब उस झोपड़ी के पास जाती है तो देखती है कि वो झोपड़ी किसी और की नहीं बल्कि उसी बुढ़िया की होती है जिसे जाते वक्त उसने कुएं पर देखा था। कहो बेटी, कैसे आना हुआ? अम्मा, क्या आप मुझे थोड़ा सा पानी पिला सकती हैं? मुझे बहुत तेज प्यास लगी है। क्यों नहीं बेटी, आओ मेरे घर के अंदर आओ। उसके बाद सभी उस झोपड़ी के अंदर आ जाते हैं। तभी सुंदरी कहती है, अम्मा हमने तो आपकी मदद नहीं की थी, फिर भी आप हमारी मदद क्यों कर रहे हैं? सब अपना अपना कर्म है बेटी, वो तुम्हारा कर्म था और ये मेरा कर्म है। लो पानी पियो। अम्मा, अभी कुछ दिन पहले मेरी बहन इधर आई थी और यहाँ से जाने के बाद वो एकदम से बहुत धनवान हो गई। हाँ बेटी, मैं तुम्हारी बहन को बहुत अच्छे से जानती हूँ। बहुत ही भली और नेक दिल औरत है और ये सब उसकी नेकी का ही फल है जिसने उसे इतना धनवान बना दिया। अम्मा, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? भला कोई नेकी करने से धनवान कैसे हो सकता है? बताती हूँ, सब कुछ बताती हूँ। ये मेरे घर में रखा हुआ घड़ा देख रही हो? ये सब साधारण घड़ा नहीं बल्कि मनुष्य के कर्मों के अनुसार उसे फल देने वाला घड़ा है। अम्मा, मैं आपकी बात को समझ गई। इसमें जिसका जैसा कर्म होगा उसके अनुसार उसे इनाम मिलेगा, है ना? हाँ बेटी, बिल्कुल सही। अम्मा, अगर आपको एतराज न हो तो क्या इसमें से एक घर मैं ले जा सकती हूँ? क्यों नहीं बेटी, ले जाओ। तुम भी अपने कर्मों का घड़ा आजमा कर देख लो, तुम्हारा कर्म फल कैसा है। उसके बाद सुंदरी खुशी खुशी वहाँ से एक घड़ा अपने साथ ले आती है और सुबह होते ही जैसे ही वो घड़ा को खोलकर देखती है तो उसमें से काफी सारे कीड़े बाहर निकलने लगते हैं। हे भगवान, ये सब क्या है? ये क्या हो गया जी? सुंदरी, ये हमारे ही कर्मों का फल है। उस बूढ़ी अम्मा ने बिल्कुल सही कहा। हम अमीर तो हो गए लेकिन हमारी नियत साफ नहीं हुई। हम पैसों के घमंड में अंधे हो गए थे। हमने कभी किसी का भला नहीं किया और ये उसी का फल है। हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा जी। एक मेरी बहन गरीब होते हुए भी दयालु और नेकी का रास्ता कभी नहीं छोड़ी और एक मैं थी जिसके पास सब कुछ होते हुए भी घमंड के मारे कभी किसी को दुख के अलावा कुछ नहीं दिया। इस तरह दोनों पति पत्नी को अपनी गलती का एहसास होता है।